हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष और अभी हम पढ़ रहे हैं स्थानीय शासन अर्थात लोकल गवर्नमेंट। तो अभी तक आप स्थानीय शासन लोकल गवर्नमेंट में जो पढ़े थे वो मैं आपको बताया था कि त्रिस्तरीय स्ट्रक्चर है और बलवंत राय मेहता के द्वारा सुझाया गया था 1857 में। तत्पश्चात 2 अक्टूबर 1959 को हमने अडॉप्ट किया और पहली बार नागौर राजस्थान से पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुआ। अभी हाल फिलहाल देखेंगे 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया गया। प्रत्येक वर्ष हमारे देश में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज क्यों अपनाया गया उसमें मैं आपको बताया था कि लोकतंत्र को मजबूती देगा, साथ साथ स्थानीय स्तर पर अगर आप देखेंगे तो जनता के बहुत करीब का शासन होता है। ऐसे में क्या होगा कि स्थानीय स्तर पर डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। उसी की दूसरी कड़ी में आज हम पढ़ेंगे स्थानीय शासन की 73वीं और 74वीं संविधान संशोधन के तहत जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था वो कैसे कैसे मिला, क्या क्या प्रावधान दिया गया, कैसे स्थानीय शासन काम करता है, साथ साथ कौन सी व्यवस्था इसमें की गई है, जैसे कि वित्तीय व्यवस्था, चुनाव की व्यवस्था, आरक्षण की व्यवस्था। इन सारे मुद्दों पे अभी मैं आज बात करूंगा और ये आखिरी वीडियो होगा इस चैप्टर का। तो पहले आइए देखते हैं पॉलिटी का पार्ट बी स्थानीय शासन। उसमें जो मैं कवर करूंगा वो बेसिकली 73वां और 74वां संविधान संशोधन। तो आप समझिए कि क्यों संशोधन किया गया या क्यों संविधान संशोधन किया गया। देखिए, स्थानीय शासन को मजबूत करने के लिए, ठीक। दूसरी बात है लोकतंत्र की शक्ति को बढ़ाने के लिए। मैं कल भी जिक्र कर रहा था, अगर आप इसको संवैधानिक दर्जा दे देंगे तो जाहिर सी बात है मजबूती आएगी, ठीक है। अगली बात, कब किया गया? 1992 में दोनों किया गया, 73वीं और 74वीं संविधान संशोधन को। लेकिन ध्यान रहे 92 में किया गया संशोधन, लेकिन लागू कब से हुआ है? 93 से लागू हुआ है, ठीक है। और सर्वप्रथम जब लागू हुआ तो एक्सेप्ट करने वाला स्टेट है एमपी। क्वेश्चन पूछा हुआ है ये भी। उसके बाद कौन था? आंध्र प्रदेश, एपी, ठीक। अब समझिए स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है। मैं आपको काफ़ी डिटेल से समझाया भी था कि अगर आप देखेंगे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो इसी राज्य सूची के जो 61 सब्जेक्ट थे यहीं से आया था आपका पंचायती राज और दूसरा नगरपालिका, जिसमें नगरपालिका को दिया गया था 18 सब्जेक्ट और पंचायती राज को दिया गया था 29 सब्जेक्ट। ये कई बार आपको बता चुका हूँ, इस चीज़ को आप समझेंगे। तो इसीलिए क्या बोल रहा हूँ, स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है। अब आप क्लियर है। अगली चीज़ समझिए, 73वीं संविधान संशोधन और 74वीं संविधान संशोधन। 73वीं संविधान संशोधन में गाँव के स्थानीय शासन से संबंधित है पंचायती राज। अगली बात क्या देखेंगे इसमें? शहरी स्थानीय शासन से संबंधित है नगरपालिका, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस दोनों में ये है कि ये गांव के लिए है और ये वाली शहर के लिए, ठीक। नेक्स्ट बात, कुछ संबंधित समिति, कल भी मैं जिक्र किया था कि इस संवैधानिक संशोधन से संबंधित तो 2 समिति है। एक का नाम है पीके थुंगन समिति, दूसरा एलएम अर्थात लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। इन्होंने संवैधानिक दर्जा के लिए सिफारिश किए थे और इनकी सिफारिश को फाइनली मान भी लिया गया था, ठीक। कल आपको बताया भी था दोनों के बारे में, तो आप बताने की अभी जरूरत नहीं है। अगली बात समझिए त्रिस्तरीय बनावट। जो त्रिस्तरीय बनावट बलवंत राय मेहता के द्वारा सुझाया गया, हालांकि अशोक मेहता भी एक हैं, उन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान किया था, जिसमें से ये वाला नहीं होता था। द्विस्तरीय में प्रखंड पंचायत को उन्होंने हटा दिया था, ग्राम पंचायत को रखा और जिला पंचायत को रखा। लेकिन बलवंत राय मेहता ने ग्राम पंचायत, प्रखंड या तालुका या ब्लॉक, फिर जिला पंचायत तीसरा स्तर पर रखा। आपको इस स्ट्रक्चर को समझना होगा, चीज़ें आसान हो जाएगी। देखिए, ग्राम पंचायत जो होता है सबसे पहले बोला जाता है कि एक या एक से अधिक गांव के मिलने से बना हुआ होता है, ठीक है। यह अनिवार्यतः बनाना ही है। इसका मतलब ग्राम पंचायत पक्का होगा, चाहे द्विस्तरीय हो या त्रिस्तरीय हो। दूसरी बात, प्रखंड पंचायत हो सकता है ना हो और हो सकता है हो। अगर है तो वो त्रिस्तरीय कहलाएगा, अगर नहीं है तो वो द्विस्तरीय कहलाएगा। नेक्स्ट बात, जिला पंचायत की होती है, तो जिला पंचायत के स्तर पर देखेंगे जिले का समूचा ग्रामीण क्षेत्र जो भी आएगा वो इसमें शामिल हो जाएगा, ठीक। अब आप बेसिक डिफरेंस समझिएगा इन तीनों में। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया हूँ, मैं उससे जोड़ता हूँ। देखिए, सबसे पहला अगर आप देखेंगे तो ऊपर क्या था? जिला पंचायत, फिर क्या था? प्रखंड पंचायत, फिर क्या था? ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत में जो प्रमुख बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? मुखिया। और जो प्रखंड लेवल पे बनेगा उसको बोलेंगे आप प्रमुख। तो गाँव में बोलते होते हैं मुखिया जी, प्रमुख साहब। और जिला अध्यक्ष जो बनते हैं एक, वो होते हैं जिला पंचायत के स्तर पे। तो इन तीनों को आप समझिए। सबसे पहले जो मुखिया का चुनाव होगा वो हमेशा प्रत्यक्ष रूप से होगा, ये बात क्लियर होना चाहिए। और प्रत्यक्ष चुनाव कैसे होता है आपको बताया था तीसरे वाले चैप्टर में, कि जब जनता डायरेक्ट वोट करे अपने प्रत्याशी को, तो ये करते हो मुखिया का चुनाव में, क्लियर। अब इनका काम देखिए क्या होता है। मुखिया का काम जनरली ग्राम स्तर पर विकास योजनाओं की रणनीति बनाते हैं,
पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है यहाँ कि डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ चलता है, लेकिन केंद्र के स्तर पे देखेंगे तो अपवर्ड टू डाउनवर्ड पॉलिसी चलती है, ठीक। अगली बात आप समझिए, दूसरा जो है प्रमुख का काम क्या होता है। प्रमुख बेसिकली मुखिया जी और जिला वाला जो मतलब ग्राम पंचायत को और जिला पंचायत को कनेक्ट करता है। कैसे? ग्राम पंचायत के वार्षिक योजनाओं पर विचार विमर्श करता है, पहली। दूसरी चीज क्या है, समेकित योजना को जिला परिषद में प्रस्तुत भी करता है। इसका मतलब समझ रहे हैं, इन तीनों का काम बहुत ज्यादा प्रभावशील होता है। किस स्तर पे? ग्रामीण स्तर पे, प्रखंड के स्तर पे और साथ साथ जिला स्तर पे, ठीक। अब एक एक करके देखिए कि इसमें जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें एक होता है मतदाता। तो मतदाता कौन होगा? प्रत्येक वयस्क व्यक्ति, और भारत में वयस्क व्यक्ति का किसको बोला जा रहा है? 18 साल या 18 साल से ऊपर वाले लोग। प्रत्येक वयस्क व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होंगे। कई बार सवाल में यह भी पूछा है कि ग्राम सभा का सदस्य कौन होते हैं, तो ध्यान रहे इस बात का। और जो लोग भी सदस्य होते हैं सभी मतदान में मतदाता होंगे। इसका मतलब ये लोग सारे वोटर होंगे जब इलेक्शन होगा। तो नेक्स्ट बात होता है प्रत्याशी कौन होंगे, अर्थात जो चुनाव लड़ने वाले हैं वो कौन होंगे। भारतीय होनी चाहिए। दूसरी बात, मिनिमम उम्र इसका 21 साल होना चाहिए। साथ साथ राज्य चुनाव आयोग के नज़र में ये सही होना चाहिए। राज्य चुनाव आयोग चूंकि इसका चुनाव कराता है तो वो इसकी पूरी स्क्रूटिनी प्रक्रिया में शामिल होते हैं। अब आपको 21 साल ये बता रहा हूँ, ध्यान रहे, मैंने अब तक जो पढ़ा है लोकसभा, विधान सभा, उसके बाद इधर ये सारे 5 साल के थे, ठीक है, सॉरी 25 साल थे इनके न्यूनतम उम्र। लेकिन अगर आप देखेंगे राज्यसभा, इसी तरह से विधान परिषद, तो इनके लिए मैंने बताया था 30 साल न्यूनतम उम्र। साथ साथ मैं प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, साथ साथ गवर्नर के लिए मैं आपको बताया था 35 ईयर। लेकिन एक नया चीज़ आज के आपको बताया कि जब पंचायत के लिए चुनाव लड़ेगा तो उसका उम्र होना चाहिए 21 ईयर। मेरे हिसाब से आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसी वजह से इस तरीके से फिर से एक बार आपके सामने प्रस्तुत किया हूं मैं। अगली बात समझिए, किसका चुनाव होता है, मतलब सॉरी चुनाव कौन कराता है। तो देखिए प्रत्यक्ष चुनाव होता है, प्रत्यक्ष रूप से या सीधे जनता के द्वारा चुनाव होता है, समझा चुका। और 5 साल के लिए चुनाव होता है। अगली बात देखेंगे, यदि भंग हो जाए, क्या यही जो चुनाव हुआ था, मुखिया का पद हो या प्रमुख का पद हो, ऐसे में अगर मान लीजिए कुछ भंग हो जाए तो बोला जाता है कि 6 माह के अंदर अंदर चुनाव कराना होगा। और ये वाली बात कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो प्रीवियस ईयर से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराना हो जाएगा। अगली बात क्या बताने वाला हूं कि कुछ आरक्षण दिया हुआ है। वो कैसे आरक्षण दिया हुआ है, देखिए तीनों स्तर पर 1/3 अर्थात 33% आरक्षण अनिवार्यता दिया गया है। समझ पा रहे हैं? चूंकि ये संवैधानिक बॉडी है तो 33% आरक्षण देना ही होगा, ये प्रावधान किया हुआ है। भारत के कुछ राज्य, ठीक है, 28 में से 12 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने 50% आरक्षण दिया और उसमें से अग्रणी राज्य पहला आया था बिहार, ठीक है। दूसरी बात मैं इसको भी डिटेल से बताया कि कौन कौन से हैं, जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, आप देखेंगे केरला हो गया, महाराष्ट्र है, ये सारे राज्य। अब आगे समझिए, आरक्षण सीमा राज्य सरकार बदल सकती है। देखिए अगर लगता है कि उसको आरक्षण देने की जरूरत है किसी अन्य कम्युनिटी की जिसकी जनसंख्या वहां पे ज्यादा है, ऐसे में क्या होगा, आरक्षण की सीमा को राज्य सरकार चेंज कर सकती है, ठीक, अकॉर्डिंग टू जनसंख्या स्ट्रक्चर। देखिए जनसंख्या नहीं बोल रहा हूँ मैं, जानबूझ के जनसंख्या का संरचना बोल रहा हूँ। इसका मतलब वहाँ पे देखा जाएगा कि किस कम्युनिटी का ज़्यादा पॉपुलेशन है, राइट। अगली बात समझिए राज्य चुनाव आयुक्त के बारे में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये राज्य चुनाव आयुक्त। सबसे पहले ये एक स्वतंत्र अधिकारी होगा, इसके ऊपर कोई भी दबाव नहीं डाल सकता है। अगली बात देखेंगे, इसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, ठीक है, गवर्नर करेंगे स्टेट के, ठीक। आर्टिकल नंबर 243 के में ऐसा प्रावधान लिखा हुआ है। इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराना, और अगर नगर पालिका है तो नगर पालिका का भी चुनाव कराना। साथ साथ देखेंगे इनका कार्यकाल, तो कार्यकाल कितना होगा, 5 साल होगा और 65 साल होगा, ठीक है, 65 ईयर। इसको मैं समझाया हूँ कैसे होता है, ये दोनों जब ऐसे लिखता हूँ तो 5 साल के लिए होगा लेकिन मैक्सिमम 65 साल होगा। क्लियर बात? कैसे? अगर किसी का सिलेक्शन हुआ 62 साल पे तो मात्र वो 3 साल काम कर सकेगा 65 होने तक। क्लियर है बात? अगली चीज समझिए, अगली बात है विषय का स्थानांतरण। देखिए कितने विषय किसको स्थानांतरित किया गया है, फिर से कहूंगा, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची। इस राज्य सूची से पंचायती राज को और नगर पालिका को विषय दिया गया, 29 पंचायती राज को और 18 विषय नगर पालिका को हस्तांतरित किया गया है। अब समझिए इस बात को, अगर आप देखेंगे यही चीज मैं अभी भी बताया था तो सेम बात है।
अगली बात, स्थानीय स्तर पर होने वाले विकास और कल्याण से संबंधित है। ये सारे जितने भी विषय हैं वो कहते हैं कि स्थानीय स्तर पर होने वाले विकास, डेवलपमेंट से साथ साथ वेलफेयर, कल्याण से संबंधित होंगे। अगली चीज, ये 11वीं अनुसूची में लिखा हुआ है कि कितने विषय ट्रांसफर किया गया है। ठीक, भाग कौन सा अगर पूछेगा कोई पंचायती राज के बारे में तो आप भाग बताएंगे 9। ठीक, और अगर अनुसूची पूछे तो 11। कल मैं काफ़ी डिटेल से समझाया भी था। अगली चीज़, आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 243G, जिसमें बताया गया है कि पंचायतों को शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व प्रदान किया गया है। राज्यों की शक्तियों से इनको दिया गया है। अगली बात, किसी भी राज्य या प्रदेश में विधायिका मतलब उस राज्य की विधायिका कानून बनाकर 11वीं अनुसूची में कुछ भी शामिल कर सकती है। ठीक, क्योंकि उनके पास ऐसा प्रावधान दिया गया है या किया गया है। नेक्स्ट, राज्य के कई प्रदेशों के आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को 73वीं संविधान संशोधन से दूर रखा गया था। क्योंकि आपको पता होगा कि शुरुआती दौर में जब ये लागू हुआ था तो आदिवासी समुदाय बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया, क्योंकि उन तक उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट है नहीं, और अगर वैसे क्षेत्रों में इनको हस्तक्षेप करने दे दिया जाए तो वहाँ से उनको प्रतिस्थापन या विस्थापन होना पड़ेगा। इस वजह से कुछ समय के लिए उनको दूर रखा गया था, किंतु आपको ये भी पता होगा कि 1996 में इन्हें शामिल कर लिया गया था। ठीक है, तो 96 से क्या होगा, आदिवासी क्षेत्र भी शामिल हो गया। अगली बात समझिए, 74वीं संविधान संशोधन, जो आपने 73वीं में देखा कि चुनाव कैसे होगा, वित्त आयोग कैसे काम करेंगे, चुनाव आयोग कैसे काम करेंगे, साथ साथ आरक्षण कितना दिया गया है, कौन चुनाव लड़ सकता है, कितना उम्र होना चाहिए, बाकायदा सारी बात यहाँ लागू होती है। अब आप समझिए क्या करके, शहरी स्थानीय शासन से संबंधित है नगर पालिका, ये बात तो समझते हैं, और नगर पालिका ही है 74वीं संविधान संशोधन से जोड़ा गया था यही शब्द। ठीक, अब आप देखिए, शहर में बोला जा रहा है कि शहर में अगर चुनाव होगा या शहर की स्थानीय शासन होगा तो आप शहर कहेंगे किसको? वैसा क्षेत्र जहाँ पे 75% से अधिकतर लोग प्राइमरी सेक्टर में काम नहीं करती हो, बल्कि सेकेंडरी और टर्सरी एरिया में काम कर रहे होंगे। ठीक, अब बोला जा रहा है कि 5000 जनसंख्या होगा जहाँ पे, इसका मतलब मिनिमम जनसंख्या 5000 होना चाहिए, तभी उसको शहर का दर्जा दिया जा सकता है। साथ साथ जनसंख्या घनत्व की अगर बात करोगे तो 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, इसका मतलब 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में होना चाहिए। ये दोनों बात को आपको याद रखना चाहिए। और वैसे अगर मेरे ज्योग्राफी का क्लास आप लोगों ने किया होगा तो वहाँ पे मैं जब प्राइमरी सेक्टर पढ़ा रहा था, चैप्टर नंबर 5 क्लास 12th NCERT ह्यूमन ज्योग्राफी, तब मैं ये सारी चीज़ों को बाकायदा क्लियर कराया हूँ, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, कार्डनरी, ये सारे। अब समझिए, भारत में 28% जनसंख्या शहरों में है, प्रतिशत बता रहा हूँ, एरिया नहीं बता रहा हूँ। अगली बात देखिए, 73वीं संविधान संशोधन की ही तरह है क्या 74, अभी आपको समझाया था। इसका मतलब यहाँ भी प्रत्यक्ष चुनाव होगा, कितने साल के लिए होगा? 5 साल के लिए होगा। यहाँ भी आरक्षण दिया गया है। ठीक, तो आरक्षण दिया गया तो उसका लाभ होगा, मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात, यहाँ पे देखेंगे तो विषयों का भी हस्तांतरण किया गया है। कितने विषय हस्तांतरित किए गए हैं? 18 विषय। ये दिमाग में हमेशा रखना है आपको। यहाँ भी चुनाव आयोग है, लेकिन जो राज्य स्तर पे चुनाव आयोग बनाया जाता है, एक ही चुनाव आयोग पंचायती राज्य को भी देखता है, साथ साथ क्या बोलते हैं इसको, नगर पालिका को भी देखता है। अब समझिए, राज्य की वित्त आयोग भी बनाया गया है राज्य स्तर पे। जैसे आप देखेंगे हमारे देश में आर्टिकल 280 के तहत केंद्र स्तर पे भी वित्त आयोग का गठन किया गया है, इसी तरह से राज्य स्तर पे भी वित्त आयोग का गठन किया गया है। इससे क्या होता है, जैसे केंद्र स्तर पे वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच में फंड का बंटवारा करता है, सेम राज्य स्तर पे पंचायती राज को और राज्यों को फंड का बंटवारा राज्य वित्त आयोग करता है। हालांकि कुछ पंचायती राज जो किसी स्टेट में बोला जाता है कि उसको फंड का अभाव है, किंतु सबसे बेस्ट मॉडल अगर अपने भारत में झांकिएगा तो मिलेगा आपको केरला का मॉडल। केरला में बहुत ज़्यादा पंचायती राज सक्सेस हुआ है। अब आप समझिए, ये बता दिया वित्त आयोग। अगली बात, 12वीं अनुसूची में इसके सारे विषयों के बारे में चर्चा किया गया है, और वहाँ पे अभी बता रहा था पंचायती राज में कि 11वीं अनुसूची में सारे विषयों का चर्चा किया गया है। नेक्स्ट देखिए, आरक्षण दिया गया तो कुछ लाभ हुआ क्या? महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, समझ पा रहे हैं, और ये बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ, क्रांति है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनका योगदान नहीं होएगा तो समाज में, मेरे हिसाब से जो मैं सोचता हूँ कि समाज में अगर एक महिला पढ़ी लिखी है ना तो ज़्यादा तरक्की होगा बनिस्बत किसी पुरुष का। ये मेरा थॉट है, हो सकता है आपका अलग हो सकता है।
तो महिलाओं की भागीदारी यहाँ पे ज़्यादा है। अगली बात, सरपंच, मुखिया, पार्षद, जिला अध्यक्ष, ये सारे पदों पे ये विराजमान हुई है, इस वजह से कहीं ना कहीं अपने क्षेत्रीय स्तर पे सारे जो समस्याएं होती है उन पे खरे उतरते हैं ये, और ये ज़्यादा अच्छा माना गया उस क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों में महिलाओं का योगदान ज़्यादा है, मतलब महिलाएं ज़्यादा पंचायती स्तर पे चुनाव लड़ी हैं और जीती हैं, उन क्षेत्रों में लिटरली जैसा कि योजना आता है, देखे होंगे भारत सरकार का, उनमें कई बार उनका जिक्र किया हुआ रहता है कि काफ़ी ज़्यादा सराहनीय कदम उठाया गया है, खास तौर पर राजस्थान के क्षेत्र में और केरला के क्षेत्र में। अगली बात देखिए, महिला सशक्तिकरण में सहायक रहा है ये, ठीक, इसका मतलब महिला का कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है। लेकिन एक बात, कई जगह आप देखते होंगे जैसे बहुत ज़्यादा पिछड़े क्षेत्र में चुनाव लड़ती है महिला और उसको चला रहे होते हैं उसके पतिदेव जी, गलत है ये। उन महिला को सशक्तिकरण होना चाहिए, उनको सामने आना चाहिए। अगर आपने लड़ा है, आपके ऊपर जनता ने ट्रस्ट किया है, तो आप सामने आइए ना। ये चीज़ ड्रॉबैक है, इसको हटाने के लिए भारत सरकार एक स्कीम लाई थी कि उन महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे काम करना है। आप देखिएगा कुछ पहले, 1 साल पहले की योजना की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। स्थानीय शासन का अगर मूल्यांकन की बात करूं तो देखिए ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, मैं खुद से जानबूझ के लिख दिया ताकि आप लोग समझें। स्थानीय शासन का मूल्यांकन का मतलब हो सकता है इसका पॉजिटिव और इसका हो सकता है नेगेटिव इम्पैक्ट। मेरे अनुसार ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, नेगेटिव कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए सर्वाधिक सफल रहा सबसे ज़्यादा कहाँ, केरला में। सबसे पहला मैं अगर बात करूं कि लाभ क्या हुआ स्थानीय शासन से, तो सबसे पहले लाभ की बात करूं कि महिलाओं का जो भागीदारी बढ़ रही है वो बहुत अच्छा संकेत है। हालांकि इस भागीदारी से, इस लाभ से मैं चाहता हूं कि लोकसभा और विधानसभा में भी महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होनी चाहिए, ठीक है। अगली बात देखिए, ग्रामीण में समझ और संघर्ष की भावनाएं बढ़ी है। जो ग्रामीण क्षेत्र के रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं उसमें लोकतंत्र को लेकर समझ बढ़ा है, साथ साथ उनके अंदर संघर्ष की भावना भी आई है, लोकतांत्रिक मजबूती भी बढ़ी है, ठीक। साथ साथ स्थानीय विकास भी हुआ है, क्योंकि स्थानीय विकास, स्थानीय लोग रहेंगे तो स्थानीय लोग के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा, ऐसे में जाहिर सी बात है वो डेवलपमेंट का काम करेंगे। नेक्स्ट, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की प्रवृत्ति बढ़ी है। इन क्षेत्रों में क्या हुआ, लगातार शिक्षा के स्तर पे काम किया जा रहा है, स्वास्थ्य के स्तर पे, रोजगार के स्तर पे। आप केरला के स्तर पे देखोगे, राजस्थान के स्तर पे देखोगे तो इसका उत्थान हुआ है। मेरा इरादा किसी का ठोस पहुंचाना नहीं है, सत्य है, एक्सेप्ट करना चाहिए। अगली बात, छठी क्या है, स्थानीय स्तर पर हमेशा व्यय अत्यधिक होता है, आय कम होता है। इसका मतलब खर्च ज़्यादा हो रहा है और आमदनी कम हो रहा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि राजस्व की उगाही सही तरीके से नहीं की जाती, ढील दी जाती है उसमें। हालांकि अगर सही तरीके से राजस्व आए, केंद्र सरकार भी मदद कर रहे हैं, राज्य सरकार भी मदद कर रहे हैं, खुद वो टैक्स ले सकते हैं, तो फिर अच्छा खासा टैक्स आता, किंतु ये इस तरह से कर नहीं पाते, इस वजह से यहाँ पे घाटा देखने को मिलता है। फिर भी केंद्र सरकार लगातार उसमें क्या करती है, बढ़ावा दे रही होती है। मैं इसमें 74वीं संविधान संशोधन में एक चीज़ बताना भूल गया था कि यहाँ पे जो जिस तरह से मैं आपको बताया था कि यहाँ के नगर, जिला पंचायत है, प्रखंड पंचायत है, ग्राम पंचायत है, इसी तरह से इसमें नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से मेरे तरफ से पंचायती राज समाप्त हुआ, ठीक है। अब आप देखिए वीडियोज पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ फॉरवर्ड करते रहें और दोस्तों को शेयर करते रहें। उससे क्या होगा, हमें भी ताकत मिलेगा, क्योंकि मैं आपके इशारों पे काम कर रहा होता हूँ, हमारी टीम आपके इशारों पे काम कर रही होती है, उन्हें भी मोटिवेशन चाहिए होता है, प्रोत्साहन चाहिए होता है, और वो मिलता है आपसे। तो मैं चाहता हूँ आप ज़रूर लाइक करेंगे और लोगों तक शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।